गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं देव किशन वीणा पाणी कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम भूगोल में अक्षांश व देशांतर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अक्षांश कंप्लीट कर लिया और आज अक्षांश व देशांतर का तीसरा पार्ट जिसमें हम देशांतर पढ़ेंगे। तो देखना बोल, आज हमारा टॉपिक है देशांतर। देशांतर में सबसे पहले हम ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब में जिस तरह हमने बीच में एक आड़ी रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश बनाई थी, उसी तरह एक खड़ी रेखा 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री देशांतर बनाते हैं। अब ये 0 डिग्री देशांतर है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इस वाला पूरा पोर्शन यह होता है पश्चिमी गोलार्ध। इस वाला पूरा भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। जबकि अक्षांश में पृथ्वी को दो भागों में बांटा, जिसमें अपन ने बोले थे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब मैं अक्षांश और देशांतर को दोनों को सम्मिलित करूं तो पृथ्वी के 4 गोलार्ध हैं। कितने गोलार्ध हैं? पृथ्वी के 4 गोलार्ध हैं। इस वाले पूरे गोलार्ध को आप क्या बोलोगे? तो इस वाले पूरे गोलार्ध का आप बोलोगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो इस वाले गोलार्ध को क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो पृथ्वी के 4 गोलार्ध। इस वाले गोलार्ध का क्या नाम है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इस वाले गोलार्ध का क्या नाम है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। इस वाले गोलार्ध का क्या नाम है? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। और ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। अब अपन भारत के अनुसार देखें, तो भारत के अनुसार देखो, तो भारत का ये है दक्षिणी बिंदु। क्या नाम है? ये दक्षिणी बिंदु है, कन्याकुमारी वाला। ये भारत का है उत्तरी बिंदु। ये भारत का है पश्चिमी बिंदु। ये भारत का है पूर्वी बिंदु। अगर मैं अक्षांश और देशांतर की बात करूं भारत के अनुसार, तो यहां से कोई ना कोई अक्षांश गुजरता है जिसका नाम है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस अक्षांश का क्या नाम है? तो इसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब ये तो आड़ी रेखा होगी। उसी तरह खड़ी रेखा, यानी कि जो खड़ी रेखा होती है उसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। तो यहां से कोई ना कोई देशांतर गुजरता है। भारत का पश्चिमी बिंदु है और गोल माता गुजरात में स्थित है। तो इस देशांतर का क्या नाम है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इस देशांतर का क्या नाम है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस देशांतर का क्या नाम है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु नामक स्थान पर, जिसका नाम है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आप देखो, भारत में मैंने 2 शब्द यूज किए, उत्तरी और एक पूर्वी। यानी भारत पृथ्वी के कौन से पदार्थ में होगा? भारत पृथ्वी के कौन से पदार्थ में होगा?
एक तो उत्तरी साइड और एक पूर्वी साइड, यानी भारत कहीं इसी गोलार्ध में होगा। मान लो ये भारत है, तो भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्यों है? हमने अक्षांश कर लिया भाई, उत्तरी अक्षांश है, यानी जो अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में बनी होती है उसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। तो ये उत्तरी यानी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है पृथ्वी के। और कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, यानी देशांतर का कौन सा पार्ट? पूर्वी वाला पार्ट। तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कौन स्थित है? भारत स्थित है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे करते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं देशांतर। देखो, जिस तरह हमने एक आड़ी रेखा बनाई, बीच में 0 डिग्री अक्षांश, उसी तरह हमने एक खड़ी रेखा बनाई, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, ये पश्चिमी वाला भाग, ये पूर्वी वाला भाग। अब अपन देशांतर कैसे बनाए? जैसे मान लो ये पूरा ग्लोब है, मैंने ग्लोब को बीच में से दो भागों में बांटा, तो मुझे कुछ इस तरह प्राप्त होगा। बीच में से बांटा, तो कुछ इस तरह मिलेगा मुझे। मान लो मैंने ये बीच में से काटा ग्लोब को, तो ये जो बीच में से काटा है, यहां से काटा, तो ये आपको आउटर लाइन दिख रही है बाहर वाली, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। और ये एक रेखा ये बनी हुई है 0 डिग्री देशांतर, तो वो यहाँ पे को यहाँ मिलेगी, तो इसका नाम होगा 0 डिग्री देशांतर। अब देखो, आपको ये पूरा ऊपर वाला वृत्त दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यानी पूरा वृत्त दिख रहा है इसे। एक वर्त में कितने कोण होते हैं? तो एक वर्त में कोण होते हैं 360 डिग्री। कितने कोण होते हैं एक वर्त में? 360 डिग्री कोण होते हैं एक वर्त में। अब 360 डिग्री का कोण होता है, तो हम प्रकार की या डी की सहायता से एक एक डिग्री का अपन चाप काटना शुरू करते हैं। तो अपन किस दिशा में काटते हैं? 1 डिग्री का चाप। यहां से मिला एक प्रकार की सहायता से 1 डिग्री का चाप, 2 डिग्री का चाप, 3 डिग्री का चाप। इस तरह करते करते 3, 4, 10, 20, 50, 60 ऐसे करते करते जस्ट 0 डिग्री के ऑपोजिट साइड, 0 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो कोण बनेगा वो होगा 180 डिग्री। कौन सा होगा भाई? 180 डिग्री। अब देख लो भाई, अर्धवर्त आपने कवर कर दिया, तो अर्धवर्त आधे वर्त में कितने होते हैं कोण? 180। तो सामने कौन सी रेखा बनी है आपके 0 के सामने? 180 डिग्री। सेम उसी तरह करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह 4, 5, 10, 20 ऐसे करते करते कहां तक पहुंचेंगे? 180 डिग्री तक पहुंचेंगे। इस साइड में जितनी भी आपने देशांतर बनाई, तो उसके साथ में क्या लगा होगा? 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इस तरह करते करते अपन पहुंचाएंगे, कहां तक पहुंचेंगे? 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसी तरह यहां से पहुंचे 1 डिग्री पूर्वी साइड में, तो पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस तरह करते करते ये लाइन आएगी 179 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देखो, आपने पश्चिमी साइड में और देशांतर साइड में आपने कोण काट दिया, वो नाम दे दिया। इस साइड में तो पश्चिमी देशांतर और इस साइड में तो पूर्वी देशांतर। और कभी भी देखना 0 डिग्री देशांतर व 180 डिग्री देशांतर के साथ में कभी भी पश्चिमी या पूर्वी नहीं लगा होता है, क्योंकि ये रेखा दोनों में कॉमन है। क्योंकि ये रेखा दोनों में क्या है? कॉमन है। अब मान लो मैंने पृथ्वी को वापस एक बार जोड़ा, इसे ग्लोब को जोड़ा, तो 1 डिग्री, तो मैं 1 डिग्री फिर 2 डिग्री रेखा को ध्रुव से मिलाते हुए जो लाइन बनाऊंगा वो क्या होगी? देशांतर रेखा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह। तो यानी ये चांद काटा था 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यहाँ काटा था 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यहाँ 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इस तरह पूरे पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता। इस तरह से इधर से 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस तरह पूरे ग्लोब के चारों तरफ में घूमता रहता।
तो इस साइड में मैं 0 डिग्री देशांतर के इस साइड में जितनी भी रेखा बनाऊंगा उसके साथ में क्या लगाऊंगा, पश्चिमी देशांतर, इस साइड में क्या लगाऊंगा, पूर्वी देशांतर। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, अपन बात करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके ये आएगा, पहला ही क्वेश्चन क्या होगा आपके, पहला पॉइंट मान लीजिए, तो पॉइंट का क्वेश्चन कैसे बनता है देखिएगा। मैं बोलूं पृथ्वी या ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं है। तो आपको पता है एक वर्त में 360 डिग्री का कोण हो सकता है, और एक एक डिग्री के अंतराल में अपन लाइन बनाते हैं, रेखाएं बनाते हैं, तो टोटल कितनी हो सकती है, 360 ही हो सकती है। तो हमें कभी भी पूछ ले कुल देशांतर कितनी है, 360। तो अपने पिछले वीडियो में किया था कुल अक्षांश कितनी है, 181, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179। चाहे मैं देशांतर की बात करूं चाहे देशांतर रेखा की बात करूं, कुल कितनी होगी, 360 देशांतर रेखा होगी। अगर काउंट करें तो ऐसे देख लो, अपन ने पश्चिमी की साइड में कितनी देशांतर रेखा बनाई, तो 1 से शुरू की और 179 तक पहुंचे थे, तो 179 देशांतर रेखा होगी। पूरी साइड में कितनी देशांतर बनाई थी, वो 1 से पहुंचे और 1 से 179 तक पहुंचे। तो ये टोटल कितनी होगी, 9 9 18 अंश लगे, 7 7 14 15 अंश लगे, 358। अब आप सोचो क्या इसमें 0 डिग्री सम्मिलित किया, क्या मैंने नहीं किया, क्या मैंने इसमें 180 डिग्री सम्मिलित किया, क्या नहीं किया, तो दो रेखाएं वो होगी, तो टोटल कितनी होगी, 360 देशांतर रेखा। तो पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर कहें चाहे देशांतर रेखाएं कहें, कितनी है, 360 देशांतर। अगला पॉइंट, अब देखो जैसे मान लो एक गोल है, पृथ्वी या ग्लोब मान लेते हैं, गोल के उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हुए जो लाइन बनाते हैं वो क्या होती है, देशांतर रेखा। सारी लाइन ऐसे ही बनाते हैं, 1 डिग्री बनाई, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे घूमते घूमते मैंने टोटल 360 डिग्री बना दी। 179 पश्चिमी की साइड में, 179 पूर्वी साइड में। तो जो मैंने यहां से शुरू करके यहां मिला रहा हूं, तो आप सोच रहा ये क्या पूरा वर्त कवर कर रही है, क्या रेखा पूरा वर्त नहीं कवर कर रही। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिला रहे हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रहे हैं, यानी 8 वर्त कवर करती है। तो अगला पॉइंट हो गया देशांतर रेखाएं अवृत होती है, जबकि देख पिछले वीडियो मैंने बताया था अक्षांश रेखाएं पूर्ण वर्त होती है। तो अंतर समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट, क्या देशांतर रेखाएं की लंबाई समान होती है क्या, देखो मैंने ध्रुव से सारी रेखा ध्रुव को मिला रहा हूं, यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिला रहा हूं, तो सारी ऐसे मिलाऊंगा, यानी इसकी लंबाई आपस में क्या होगी, समान। अगला पॉइंट, देशांतर रेखाएं की लंबाई आपस में समान होती है, तो तीसरा पॉइंट ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब आप बताओ ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, क्या इन देशांतर के बीच की दूरी समान है क्या सब जगह? तो आप देखो, आप कहोगे सर नहीं, देशांतर रेखा के बीच की दूरी समान नहीं है, जबकि अक्षांश में चलो दो अक्षांश के बीच की औसतन दूरी 111 किलोमीटर लगभग सभी में समान थी, इसमें समान दिख रही है क्या, तो नहीं दिख रही। अगर मैं पूछूं दो देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम आपको कहां दिख रही है, तो आप कहोगे सर हमें भूमध्य रेखा पर दो अक्षांश के बीच की दूरी ज्यादा दिखाई दे रही है, तो ये भी बात सही है। तो देख रहा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती है, दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी समान नहीं होती है, अर्थात दो देशांतर रेखाओं के मध्य की अधिकतम
अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। किस रेखा पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। और ये कितनी होती है? वहां पे आपको याद आ रहा होगा दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर थी, लेकिन यहाँ पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है भूमध्य रेखा पर। वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। और सभी में यही रहेगी, लेकिन भूमध्य रेखा पर रहेगी। तो कितनी होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देता हूँ। दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। 4 पॉइंट हो गया। देखो 1 2 3 4। आगे देखो अब देखो पिछली वीडियो में हमने किया था दो अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दो अक्षांश के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। वैसे ही दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को गोर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोर। तो अगला 5वां पॉइंट, दो देशांतर के बीच के क्षेत्र को गोल कहते हैं। गोल कहते हैं। जबकि अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। आगे देखिएगा। अब भाई देशांतर रेखाओं का उपयोग किस काम आता है? तो देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में काम आता है। देशांतर रेखा का उपयोग किसमें आता है? समय निर्धारण। तो देशांतर रेखाओं का उपयोग समय निर्धारण में काम आता है। समय निर्धारण में काम आता है। अब कैसे आता है? तो देखो भाई, पृथ्वी अपने अक्ष पर है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर गुणन गति करती है। क्या करती है? गुणन, जिसको परिभ्रमण गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में लगभग एक चक्कर पूरा करती है। तभी तो देखो दिन और रात होते होंगे। जो भाग सूर्य के सामने होगा वहां पे दिन, जो भाग सूर्य का अपोजिट होगा वहां पे क्या होती है? रात होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर गुणन करती है। और कैसे करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में गुणन करती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज गुणन करती है। कैसे गुणन करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? गुणन करती है। और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तभी तो दिन और रात होते होंगे। अब आप बताओ, मान लो पृथ्वी या ग्लोब है, ग्लोब को 24 घंटे में एक बार में घुमाऊं सूर्य के सामने, तो क्या सारी देशांतर रेखाएं उसको पार करेगी? क्या 360? हाँ, पूरी तो सारी देशांतर रेखा क्या करती है? पार करती है। अब आपको पता होगा एक में 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट होते हैं तो 24 घंटे में कितनी रेखा सूर्य से पार होती है? देशांतर 360। कैलकुलेशन करते हैं। देखो 60 के पाटे में 360 कितनी बार आता है? 6 बार। 6 के पाटे में 24 कितनी बार आता है? 4 बार। यानी कि 1 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। यहां तक समझ में आया होगा। 1 डिग्री देशांतर रेखाओं को सूर्य से गुजरने में कितना मिनट लगता होगा? 4 मिनट। देख लो से पता चल रहा होगा कितना मिनट लगता है भाई? 4 मिनट लगता है। इसी तरह देखो आगे। अब समय एक बार यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन समय कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब हमने सबसे पहले बताया, मान लो ये बीच में है 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा भाई? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगर मैं 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व दिशा में चलूं, तो समय को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। समय को क्या किया जाएगा भाई? समय को जोड़ा जाएगा। अगर मैं 0 डिग्री के पश्चिमी दिशा की तरफ चलूं तो समय को घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। तो दो बात याद रखना। अगर मैं 0 डिग्री के
0 डिग्री के पूर्व दिशा में चलूं तो समय को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अगर मैं 0 डिग्री के पश्चिम दिशा में चलूं तो समय को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। आप देखो कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने ली 0 डिग्री दिशा, इस तरफ कोई रेखा मान लेते हैं, इससे मेरे बीच में से भी है ना भाई, जिसका नाम है 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक मैंने इस तरफ और लाइन ले ली, रेखा ली देशांतर, जिसका नाम है 30 डिग्री पश्चिमी, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब अपन 0 डिग्री का कोई अपन अनुमानित समय मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे आज सुबह के कितने बजे हैं, 10 बजे, सुबह के यानी एम, सुबह के कितने बजे हैं, 10। और अपन को समय पूछा है 15 डिग्री पूर्वी देशांतर का, और अपन को समय पूछा है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर का। अभी हमने पीछे जब जस्ट किया कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। तो आपको कितनी रेखा पार करवानी है, 15 रेखा, ये लो 15, एक रेखा को 4 मिनट लगता है, तो 15 रेखा को पार करने में कितना मिनट लगता होगा, मल्टीप्लाई किया तो 60 मिनट लगता होगा। कितना मिनट लगता होगा, 60 मिनट। अब आपको पता है 60 मिनट में तो 1 घंटा पूरा होता है। यहाँ पे 10 बजे हैं तो मैं क्या करूँ, समय को जोड़ दूं क्या, 1 घंटा। कितना घंटा आया भाई, 1 आवर आया, 1 घंटा आया, तो मैंने इसमें जोड़ दिया, तो यहाँ पे कितने बजे होंगे, 11 AM का समय होगा। समझ में आया होगा ना। देखो बीच में 0 डिग्री मान लेते हैं, कितने बजे हैं, 10, तो 15 डिग्री पर कितना बजा होगा, और भी पूछ ले 25 पर, 30 पर। तो अपन को क्या करना है, जितनी देशांतर रेखा दी है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर पूरे की साइड में है तो समय को बढ़ा दीजिए, अगर पश्चिम साइड में तो समय को लेस कर दीजिए। अब इस वाला याद करते हैं, थोड़ा दूर बना देता हूँ इसको मैं। ये मान लो यहाँ पे 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब देखो अपन को कितनी लाइन पीछे जाना है, अपन को 30 लाइन पीछे जाना है। ये लोग 30 देशांतर पीछे जाना है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट, तो 30 देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता होगा, मल्टीप्लाई किया 120 मिनट लगता होगा। अब 120 मिनट में आपको पता है 2 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 120 मिनट में कितने घंटे होंगे, 2 घंटे। यानी 2 घंटे आपको क्या जाना है, पीछे जाना है। ये देखो कहाँ जाना है भाई, घटाना है। यानी 10 में से 2 घंटे घटाऊं तो यहाँ पे कितने बजे होंगे, सुबह के 8 AM का समय होगा, सुबह के 8 AM का समय होगा। इस तरह समय निकाला जाता है। इस तरह क्या किया जाता है, समय 0 डिग्री को आधार मानकर सभी देश क्या निकालते हैं, अपने देश का समय निर्धारण करते हैं। जितने भी देश है सारे देश किसको आधार मानेंगे, 0 डिग्री को। इसीलिए इसका नाम हो गया अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इस रेखा का क्या नाम है भाई, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, समय रेखा। तो अब अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्यों है, तो आप कहोगे सर इसी रेखा को आधार मानकर जितने भी विश्व में देश है वो अपने देश का क्या निकालते हैं, समय निकालते हैं। इसी रेखा को आधार मानकर कौन सी रेखा, 0 डिग्री देशांतर, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं, आप न करना। यह है 0 डिग्री देशांतर। मान लो यहाँ पे सुबह के बजे हैं 8, कितने बजे हैं, सुबह के 8 AM का समय। यहाँ पे कोई रेखा है जिसका नाम है 25 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस तरफ कोई लाइन है जिसका नाम है 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और इनका क्या कुछ है, समय कुछ है, क्या कुछ है, समय। वैसे का वैसे ही करना है। अगर आप पूर्व की तरफ जाओगे तो समय को बढ़ा देना, अगर आप पश्चिम की तरफ जाओ तो समय को लेस कर देना। अब देखो यहाँ पे 8 बजे आपको 25 डिग्री पूर्व देशांतर का पूछा है, यानी कि आपको कितनी रेखा पार करनी है, 25 रेखा। एक रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 25 रेखा को पार करने में कितना मिनट का समय लगता होगा, 100 मिनट का समय लगता होगा। कितना मिनट का, 100 मिनट का। अब आप देखो भाई 100 मिनट है तो कितने घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, यानी 2 घंटे पूरे नहीं होते। 1 घंटा हो गया 60 मिनट, किस पीछे कितने मिनट बच गए, 40 मिनट, यानी 1 घंटे 40 मिनट का समय ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे, 8 बजे में। 8 में 1 जोड़ो तो कितने बचते हैं, 9। 9 में 40 मिनट जोड़ो तो यहाँ पे कितने बचते होंगे, तो यहाँ पे बचते होंगे 9:40 सुबह, क्योंकि यहाँ पे AM का समय है तो यहाँ पे भी क्या होगा, AM का समय।
यहाँ तक देखो समझ में आया होगा। आप इधर वाले लेते हैं, यहाँ पे कितनी रेखा पीछे जाना है आपको, 20 रेखा पीछे जाना है। ये लो 20 रेखा, एक रेखा को पार करने में 4 मिनट, तो 20 रेखा को पार करने में कितना मिनट, 80 मिनट। तो कितना घंटा, 1 घंटा 20 मिनट का समय पीछे करना, 1 घंटा 20 मिनट का। आप देखो भाई 8 बजे में से 1 घंटा लेस किया तो कितने बजे होंगे, 7 बजे में से 20 मिनट लेस करना है तो कितने बजे होंगे, 6:40। क्या टाइम होगा, 6:40 का, यानी सुबह के। ये लो AM का। ऐसे नहीं समझ में तो इससे देखो भाई 6:40 में 20 वापस जोड़ो तो 8 आ रहे हैं, क्या था भाई 6:40 में 20 जोड़ो तो वापस 8 आ रहे हैं, मतलब सही है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इस तरह समय को निकाला जाता है। एक इसका 20 मिनट सोच ले लो। अब आगे बढ़ो। अब जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये मुख्यतः निकलती है इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक शहर से। ये कौन सा, इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है, इसीलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। एक नाम अभी आपने किया था, संपूर्ण विशेष को आधार मानकर अपने समय निकालते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और इसी को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक है, इसी को जीएमटी रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीएमटी, ग्रीन मीन्स टाइम लाइन भी बोलते हैं। और ये एक जगह गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, और एक कहां से गुजरती है भाई, अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजरती है, तो याद रखना। और ये कौन से महासागर से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर, तो ये अटलांटिक महासागर से गुजरती है।